इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश ईमानदारी से करे तो न सिर्फ उस केस को सुलझाया जा सकता है, बल्कि कई बार बहुत सारे बेकसूरों बेगुनाहों को जो पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है, ऐसे बेगुनाहों की रिहाई भी मुमकिन है। आज का जो केस है वो एक रहस्यमयी केस है, कम से कम इन्वेस्टिगेशन के पहलू से। 3 महीने के अंदर 2 अलग अलग इलाकों में, फासला ज़्यादा दूर नहीं, 2 डबल मर्डर होता है। और ये दोनों डबल मर्डर जो मारे गए करीब 55 से 65 साल की उम्र के लोग थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस 2 डबल मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस 4 लोगों को पकड़ती है। 2 को 3 महीने पहले जब पहला ये डबल मर्डर हुआ, 2 को 3 महीने बाद जब दूसरा डबल मर्डर हुआ। तो पहले जो पकड़ा गया वो ऑलरेडी जेल में। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जो पहला डबल मर्डर हुआ वो हस्बैंड वाइफ का हुआ, और उसमें जिसको पकड़ा पुलिस ने कातिल के तौर पर वो भी हस्बैंड वाइफ थी। 3 महीने बाद जो दूसरा डबल मर्डर हुआ वो भी हस्बैंड वाइफ का डबल मर्डर हुआ था, और जिनको पकड़ा वो भी हस्बैंड वाइफ थी। तो कुल मिलाकर 2 हस्बैंड वाइफ का कत्ल और 2 हस्बैंड वाइफ यानी 4 लोग कातिल के तौर पर पकड़े गए। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब ये लगा कि इस 4 कत्ल के इल्ज़ाम में जिन 4 अलग लोगों को पकड़ा गया है उनमें से 2 बेकसूर हैं और 2 कसूरवार हैं। यानी 2 लोग बिना वजह जेल के अंदर हैं और 2 जो सचमुच कातिल हैं वो अब पकड़े गए। अब जांच करनी थी कि इन 4 में से 2 बेकसूर कौन हैं, ताकि कसूरवार को ही सज़ा मिले, बेगुनाह को रिहाई मिले। कहानी बेंगलुरु की है और कहानी है ये 2019 की। 18 जुलाई 2019 बेंगलुरु के आउटस्कर्ट पर एक इलाका है जिसका नाम है मांड्या। मांड्या में एक शख्स जिसके एक रिलेटिव एक घर में रहा करते थे, बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ थे। जो हस्बैंड थे उनका नाम था गुंडे गौड़, उम्र करीब 57-58 साल, और उनकी वाइफ ललिथम्मा, उम्र करीब 52 साल। तो ये दोनों 2-3 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे, न किसी को फ़ोन पे कांटेक्ट किया। एक रिश्तेदार जो पड़ोस में रहते थे वो घर भी गए तो देखा घर पे ताला लगा हुआ, वो लौट गए। उन्होंने उनके भाई को फ़ोन किया, भाई को फिक्र हुई, भाई वापस घर आए अपने बड़े भाई और भाभी को देखने के लिए। देखा दरवाज़ा बंद है। वो पीछे के दरवाजे से ऊपर पहुँचे, छत से मकान के अंदर दाखिल हुए, देखा अंदर से बहुत बदबू आ रही है। उन्हें कुछ डाउट हुआ, फ़ौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस आती है, घर के अंदर दाखिल होती है। 2 लाशें मिलती हैं, एक गुंडे गौड़ जी की और एक उनकी पत्नी ललिथम्मा की। दोनों के सर पे किसी वजनी चीज़ से मारा गया था। कमरे में खून जो है वो सूख चुका था, इसका मतलब है कत्ल कई दिन पहले हुआ था, और लाश से बदबू भी आ रही थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं, घर के सारे कीमती चीज़ गायब है, ना कोई जेवर है, ना कैश है। तो मकसद साफ था कि यह कत्ल लूटपाट के लिए किया गया है। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, तफ्तीश होती है, आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से पूछा जाता है कोई दुश्मनी क्या। तो घूम फिर कर 2 लोगों पर आकर पुलिस की नज़र टिक जाती है, और ये 2 लोग थे, इन्हीं दोनों के पड़ोस में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ, इनमें से एक का नाम था योगेश गौड़ा, उम्र करीब 33 साल, और उनकी पत्नी सुजाता 30 साल। इन दोनों पर शक की वजह ये थी कि करीब 4-5 दिन पहले ही इन दोनों की अपने पड़ोसी से झगड़ा हुआ। इससे पहले भी झगड़ा हुआ था कई बार, और 1-2 बार जान से मारने की धमकी भी दे दी थी योगेश ने। बहुत सारे लोगों ने गवाही दे दी। पुलिस ने उन गवाही के आधार पर आगे की कोई और तफ्तीश की नहीं, बस ये कि मोटिव ये झगड़ा था, और कोई आसपास दिखा नहीं, ना कत्ल के वक्त, ना कत्ल से पहले, ना कत्ल के बाद। तो इसका मतलब है कि पड़ोस में रहने वाले यही हस्बैंड वाइफ इन्होंने मार डाला, और मार डाला इसलिए ताकि ये घर को भी लूट सकें, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि इधर कुछ दिनों से इनके घर में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो अचानक शायद पैसा आया है। अब जिनकी मौत हुई थी गुंडे गौड़ा और ललिथम्मा, उनके घर में 10-15 लाख कैश जेवर थे। तो पुलिस को सीधा मोटिव लगा, लूटपाट के लिए नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ ने मारा है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया, दोनों चीखते रहे कि हम बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाली। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद पूछताछ की, कुछ सबूत जुटाए, और फिर पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में दोनों को जेल भेज दिया। 90 दिन हो गए। 90 दिन के अंदर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और कहा कि इस डबल मर्डर के लिए यही हस्बैंड वाइफ जिम्मेदार हैं, और इन्होंने लालच में और पैसों के लिए और कर्ज में डूबे हुए थे, कर्ज उतारने के लिए अपने पड़ोसी को मार डाला। अब दोनों जेल में हैं, 90 दिन हो गए, ट्रायल शुरू होने वाला था। पर इसी दौरान इधर दूसरी तरफ इस कत्ल के, जो कि 18 जुलाई 2019 को हुआ था, करीब 3 महीने के बाद 17 अक्टूबर 2019, वो 18 जुलाई था, ये 17 अक्टूबर, लगभग 3 महीने बीत गए, साल वही 2019। उसी बेंगलुरु में एक और इलाका है महादेवापुरा। इसी महादेवापुरा में लोकल पुलिस को एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल ये कि महादेवापुरा के कॉलोनी के एक घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस की टीम इस कॉल के सुनने के बाद मौका वारदात पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि घर के अंदर 2 लोगों की लाशें पड़ी हैं। दोनों की शिनाख्त जो होती है, एक चंद्रे गौड़ा, उम्र करीब 63 साल, और उनकी वाइफ लक्षम्मा, उम्र करीब 55 साल। इन दोनों के सर पे भी वजनी चीज़ से मारा गया था। खून के निशान सूख चुके थे, घर में तमाम चीज़ें उलट पुलट थी। पहली नज़र में ही देखकर साफ था कि ये रैनसैकिंग या लूटपाट के लिए एक केस हुआ है।
और घर से सारे कीमती सामान गायब, घर में कोई भी कैश नहीं। तो क्लियर कट एक लूटपाट के लिए डबल मर्डर। तो डबल मर्डर, 4 कातिल लेकिन 2 बेकसूर और 2 कसूरवार मर्डर की, क्योंकि पुलिस पहला डबल मर्डर का केस सुलझा चुकी थी, 2 मियाँ बीवी जो थे उनको पकड़कर जेल में डाल चुकी थी। अब इस केस की तफ्तीश हुई तो सबसे पहले पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की जिसने पुलिस को कॉल किया था। वो एक दुकानदार था, एक शॉपकीपर था, जो चंद्रे गौड़ा के घर के बिल्कुल कॉर्नर में उसकी एक दुकान थी। तो उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि 17 अक्टूबर की शाम को मैंने आखिरी बार देखा था चंद्रे गौड़ा जी को। वो अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर आए थे जिसकी उम्र शायद 1.5 साल रही होगी, और उसके लिए एक बिस्किट का उन्होंने पैकेट खरीदा। मैंने उनसे पूछा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं जो हमारे घर आकर आज रुके हैं, कल चले जाएंगे, उन्हीं का ये बच्चा है। तो मैंने कहा इसको बिस्किट दिला दूँ। वो बिस्किट लेकर चले गए। उसने कहा कि इसके बाद उसी रात करीब 9 साढ़े 9 बजे मैंने चंद्र गौड़ा जी के मकान के घर के बाहर एक महिला को टहलते हुए देखा और उसके गोद में भी एक बच्चा था, और ये वही बच्चा था। तो मुझे लगा कि ये वही रिश्तेदार हैं। और फिर उसके बाद रात बीती, सुबह हुई तो मैंने देखा कि चंद्र गौड़ा जी के घर के पानी का टंकी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है और पानी बाहर आ रहा है। तो मैंने पहले फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने घर पे नॉक किया, दरवाज़ा खुला नहीं। फिर मैंने घर के बराबर की एक खिड़की से झांका तो देखा अंदर उनकी लाश पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब ये उस आई विटनेस दुकानदार का बयान था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और कोई क्लू मिला नहीं। तो पुलिस ने सबसे पहले ये काम किया कि इस इलाके में उस रात यानी कि 17 अक्टूबर 2019 की रात और शाम को कितने मोबाइल एक्टिव थे, और ख़ासतौर पर देर रात को भी, क्योंकि बयान के हिसाब से जो भी मेहमान आकर ठहरा था वो रात वहीं रुका था। अब वो मेहमान कौन, ये इसकी शिनाख्त हो नहीं पा रही थी। तो खैर उस टावर के ज़रिए जितने भी मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे, पुलिस ने सारे मोबाइल को खंगालना शुरू किया, नंबर चेक करना शुरू किया, कौन नंबर किसके नाम पर है, कितने कॉल हुए। इसमें काफ़ी वक्त लगा। बहुत सारे जो नंबर थे वो सारी शिनाख्त हो गई, वो वहीं के लोकल लोग थे, उनमें कोई भी सस्पिशियस ऐसा कोई था नहीं कि जिसके ऊपर शक करे। लेकिन 2 नंबर ऐसे थे जो उस इलाके में रजिस्टर भी नहीं थे और इससे पहले वो नंबर कभी उस इलाके में एक्टिव भी नहीं थे, और वो नंबर लगातार करीब 8-10 घंटे उसी इलाके में मौजूद थे, एक्टिव थे। तो यहाँ से पुलिस को पहला क्लू मिला कि 2 नंबर किसके हैं। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि ये 2 नंबर है, ये एक कैब ड्राइवर है उसका नंबर है, और जो नंबर था वो इस इलाके का नहीं था बल्कि वो कहीं और का रहने वाला था। और इसीलिए पुलिस ने अब उस नंबर को जब टटोला कि नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो पता चला कि एक वेंकटेश नाम का शख्स है जिसकी उम्र करीब 31 साल है, एक नंबर तो उसके नाम पर है। और दूसरा नंबर जब उन्होंने खंगाला तो पता चला कि ये नंबर एक अर्पिता नाम 25 साल की उम्र, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, बेंगलुरु का पता किसी और इलाके का है। अब पुलिस ने इन दोनों नंबरों को खंगालना शुरू किया कि ये हाँ इस इलाके में उस रात एक्टिव थे, ये कौन है। तो अब मोबाइल कंपनी के ज़रिए फॉर्म पे चुके फोटोग्राफ्स भी होते हैं, नाम पता होता है, नाम पता तो था ही। पुलिस उस पते पर पहुंची लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। तो पुलिस ने उस पते और तस्वीर के ज़रिए और नाम के ज़रिए, चूँकि घर में डेथ हुई थी, रिश्तेदार सब वहीं थे, तो उनके क्लोज रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया कि क्या वेंकटेश और अर्पिता को आप जानते हैं। तब उन लोगों ने बताया कि हाँ ये दोनों हमारे दूर के रिलेटिव हैं, और सितंबर में 2019 में उसी 1 महीने पहले मैसूर में एक शादी थी जिसमें तमाम रिश्तेदार आए हुए थे दूर के भी, और उसमें ये दोनों आए थे। और ये भी पता चला कि जो वेंकटेश और अर्पिता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ ये दोनों आए थे, और वहाँ चंद्र गौड़ा जी भी थे अपनी पत्नी के साथ। तो पुलिस को लगा कि चलो क्लोज रिश्तेदार है। इस बीच में पुलिस ने उस इलाके के तमाम CCTV कैमरे को भी खंगालना शुरू किया। जब कैमरा खंगालना शुरू किया तो चंद्र गौड़ा जी के घर से कुछ दूरी पर एक कैमरे में एक कार कैद होगी। उस कार से 2 लोग उतरते हैं और एक महिला उतरती है, उसमें महिला के गोद में बच्चा है। अब पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि यही 2 लोग हैं। अब पुलिस उनके नंबर के ज़रिए उनका पीछा करती है और आखिरकार बेंगलुरु में ही एक दोस्त के यहाँ दोनों रुके हुए थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वेंकटेश और अर्पिता से अब पूछताछ होती है। पहले तो दोनों इनकार करते रहते हैं, लेकिन फिर वेंकटेश कबूल कर लेता है। अब वो पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। 2016 में उसकी अर्पिता से शादी हुई, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, घर पैसे सब कुछ थे, इतना कि आराम से ज़िंदगी जी ले। फिर उसने एक गाड़ी खरीद ली लोन पे, और गाड़ी खरीदने के बाद उसने एक कंपनी, जो जैसे आजकल होता है रेंटेड कार कंपनी बहुत सारी हैं, ओला उबर में लोग लगा देते हैं, और भी ऐसी कई कंपनियां हैं, तो उसने एक गाड़ी खरीदी नहीं और ऐसी एक कंपनी में उसने लगा दी। लेकिन बीच में कई ऐसी चीज़ें हुई कि वो किस्त वक्त पर चुका नहीं रहा था, कर्ज बढ़ता गया, और कर्ज बढ़ते बढ़ते 10 लाख पार कर गया। जो है कर्ज के बोझ तले अब लोग उससे मांगने लगे, 1 से ज़्यादा लोगों का कर्ज था उस पर। तो वो परेशान होने लगा कि क्या करें, कर्ज कैसे उतारें। तभी एक रोज़ उसने अचानक कोई अखबार पढ़ा था, उसमें कुछ खबरें थी ओल्ड कपल के मर्डर के बारे में, कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग की जान कितने खतरे में है, कुछ ऐसी खबर दिल्ली की भी उसने पढ़ी। जब ये खबर पढ़ी तभी उसने सोचा
कि मेरे अपने फैमिली में दूर दराज के भी रिश्तेदार, और ये क्लिक इसलिए किया कि 1 महीने पहले सितंबर में ही वो मैसूरू में एक शादी में गया था, फैमिली की ही दूर की। तो उसने अपने वहाँ बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों से मुलाकात हुई जिनसे वो ज़माने के बाद या पहली बार मिला, और पता चला कि उसके दूर के रिश्तेदार हैं, उसके माँ की तरफ से या पिता की तरफ से, ननियाल या ददियाल की तरफ से। और उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो बुज़ुर्ग थे। तो बातचीत भी हुई उसकी और अर्पिता के क्योंकि रिश्तेदार थे। तो बातचीत के दौरान उसने पता किया कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 55-60 पार कर गई है, और ये दोनों बुज़ुर्ग मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, अकेले अपने अपने घरों में, और इनके बच्चे किसी के नहीं हैं और हैं भी तो कुछ के अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं, कुछ के देश के बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो इधर कर्ज से डूबा हुआ, उधर डबल जो ओल्ड कपल और बुज़ुर्गों की हत्याओं की खबर वो अखबार में पढ़ रहा है। और तभी उसने सोचा कि मेरे अपने ख़ानदान में इतने सारे बुज़ुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, तो बड़ा ईजी टारगेट है, और उनके पास पैसे हैं, गहने हैं, क्योंकि उसने शादी में ऐसे बहुत सारे अपने बुज़ुर्ग रिश्तेदारों को देखा जो महिलाएं अच्छा खासा सोने के जेवर पहन कर आई हुई थी। तो उसे लगा कि क्यों ना अपने ऐसे बुज़ुर्ग रिश्तेदारों को चुना जाए जो अकेले रहते हैं, जिनके साथ उनके बच्चे नहीं रहते हैं, और फिर उनको मारकर उनकी सारी जो दौलत है वो लूट ली जाए। इसके बाद वेंकटेश ने अपनी पत्नी अर्पिता के साथ मिलकर लिस्ट बनानी शुरू की। लिस्ट बनाने के बाद उसने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा कि कौन कहाँ पर रहता है, उनका लोकेशन क्या है, घर जिस जगह पर है वहाँ से कत्ल करके निकलना कितना आसान है, उनकी उम्र कितनी है, वो विरोध करेंगे तो फिर क्या होगा, घर में उनके पास कितने पैसे हैं, बैंक में कितने पैसे हैं। ये सारी चीज़ें रेकी करने के बाद उसने जो पहला टारगेट चुना वो चंद्र गौड़ा जी को चुना, जो उसके एक दूर के रिश्तेदार थे और जिनसे वो मैसूर की शादी में मिल चुका था। तो चंद्र गौड़ा जी की पत्नी लक्षम्मा को उसने बहुत सारे गहने पहने हुए देखा था शादी में। तो पहले तो वो खामोशी से गया, वहीं सब बात हो गई थी, जैसे रिश्तेदार मिलते हैं, कहते हैं कभी घर आओ बेटा। तो इसने सारे एड्रेस वैड्रेस ले लिया। उसके बाद 1-2 दिन खामोशी से गया, उसने चंद्र गौड़ा जी के घर की रेकी की। उसने देखा कि आसपास सन्नाटा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, कोई मेड कोई नौकर भी नहीं है। रेकी करने के बाद फिर इसने प्लान बनाया। फिर एक रोज़ वही 17 अक्टूबर 2019 को ये अर्पिता और अपने बच्चों को गोद में बच्चे को लेकर, ताकि किसी को शक ना हो, ये उनके घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसने अचानक ये बहाना बनाया कि हम कहीं गुजर रहे थे और बच्चा रोने लगा, शायद इसके कुछ पेट में दर्द है, क्या है। तो हमने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं, शाम हो चुकी है। ये पहुंचा था करीब 6:15 बजे। तो अचानक याद आया आप तो यहीं रहते हैं, तो यहाँ चला आया। चंद्र गौड़ा जी को भी लगा दूर का रिश्तेदार है, तो उसने कहा हम एक रात यहीं रुक जाएंगे और सुबह यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम रुक जाओ। उसके बाद बाकायदा उसके बच्चे को ले जाकर बिस्किट भी दिलाते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, वो अचानक अपने साथ गाड़ी का कार का एक पाना लेकर आया था। वो चंद्र गौड़ा जी के सर पर मारता है, पहले ही वार में उनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद उनकी पत्नी को मारता है, फिर घर की तलाशी लेता है। कुल मिलाकर बहुत सारे जेवर कैश वहाँ से बटोरता है और देर रात को ही उस घर से निकल जाता है। बाद में उस जेवर को ले जाकर उसका एक अपना जौहरी जानने वाला था एक ज्वेलर शॉप में, वहाँ उसको बेचता है। करीब 10 लाख रुपए उसे मिलते हैं उस सोने के जेवरात के एवज में, और फिर वो अपने घर को दोनों मियाँ बीवी निकल लेते हैं। ये उसने पूरी कहानी बताई। तब तो पुलिस उससे पूछती है अच्छा ये बताओ कि तुमने ये तय किया कि तुम अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों को निशाना बनाओगे, तो और भी किसी को निशाना बनाया क्या? अब वेंकटेश को लगा कि 2 कत्ल तो कर ही चुका हूँ, अब 2 कत्ल करूँ या 10 करूँ सज़ा तो उतनी मिलेगी। इधर पुलिस वालों को अब डाउट हो रहा था कि नहीं इसने पक्का कुछ और किया होगा। तो इधर पुलिस की एक टीम उस जौहरी की दुकान पर गई जहाँ इसने जेवर बेचे थे चंद्र गौड़ा जी के कत्ल के बाद। तो वहाँ उसने बताया कि हाँ ये इससे पहले भी जेवर लेकर आया था महिलाओं के। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। तब उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और कुछ अपने बुजुर्गों को निशाना बनाया? ये पहला केस था। इसके बाद जब वो कहता है तो खुद पुलिस हैरान रह जाती है। वो बताता है कि 3 महीने पहले मैंने इसी बेंगलुरु के पांड्या इलाके में एक और दूर के रिलेटिव बुजुर्ग थे, उन दोनों को मारा था। पुलिस पूछती है कहाँ, तो वो बताता है कि ये एड्रेस है, और वहाँ मारने के बाद मैंने वहाँ से भी ये पैसे लूटे, गहने लूटे, और फिर उन गहनों को उसी जौहरी को बेचा। अब उस जौहरी का भी बयान पुलिस के सामने, फिर उसने जो पूरा एड्रेस बताया वो भी। तो अब मांड्या इलाके की जब उसने डबल मर्डर की बात कबूल की, तो चूँकि पुलिस स्टेशन अलग था, पुलिस की एक टीम फ़ौरन मांड्या इलाके में गई, वहाँ के लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया और उसने पूछा, और उसने डेट भी बताया। उसने कहा कि 18 जुलाई 2019 जब मैंने ये कत्ल किया था। तो वहाँ पुलिस पहुँचती है और पूछती है कि क्या मांड्या इलाके में 18 जुलाई 2019 को कोई डबल मर्डर हुआ? लोकल पुलिस फाइल खोलती है और कहती है हाँ साहब ये हुआ था, 2 लोगों का कत्ल हुआ था, जिनमें से एक का नाम गुंडे गौड़ा जी था और उनकी पत्नी ललिथम्मा। वो पूछती है कि आप क्यों पूछ रहे हैं? तो कह रहे नहीं इस केस के बारे में और जानकारी चाहिए। बोला इस केस में तो कुछ बता नहीं, ये केस क्लोज हो चुका है। इस केस के सिलसिले में हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया, और एक योगेश गौड़ा नाम का और उसकी पत्नी सुजाता, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, दोनों इस वक्त जेल में हैं और अब तो ट्रायल शुरू होने वाला है।
तब फिर बेंगलुरु की वो दूसरे पुलिस थाने की पुलिस बताती है कि आपने शायद 2 बेगुनाहों को पकड़ रखा है, क्योंकि उस डबल मर्डर का असली कातिल तो हमारे पास है। अब मांड्या की पुलिस सुनकर चौंक उठती, कहती नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे पास ये है। तो फिर कहती है कि हमारे पास भी 2 कातिल हैं और वो एक्सेप्ट कर रहा, और न सिर्फ हमारे पास कातिल है बल्कि हमें सबूत भी मिल गए, क्योंकि उस घर से जो उसने गहने चुराए थे वो एक खास जौहरी को बेचे और उस जौहरी ने इस बात की गवाही दी, और कौन कौन से जेवर हैं ये भी उसने बता दिया। अब जब ये सारी चीज़ें हुई और उन जेवरों को पुलिस बरामद करके ला चुकी थी, गुंडे गौड़ा जी के रिश्तेदारों को दिखाया गया, उन्होंने पहचान लिया कि ये वही जेवरात हैं। अब यहाँ इशू ये आ गया कि 2 पुलिस 2 अलग अलग केस। एक पुलिस कह रही है हमने केस सॉल्व कर दिया, दोनों को अरेस्ट कर दिया, वो जेल में है, अब तो मुकदमा शुरू होने वाला है। दूसरी पुलिस कह रही है कि तुमने 2 गलत लोगों को पकड़ा है, उन मियाँ बीवी को, असली कातिल हमारे पास है। अब यहाँ इशू ये है कि अगर मांड्या पुलिस मान ले कि हमने 2 बेगुनाहों को पकड़ के जेल में भेज दिया और अब तो ट्रायल शुरू होने वाला, तो फिर उनकी वर्दी पे भी दाग लगेगा, उनकी तरक्की में भी रुकावटें आएंगी, लोग भी उंगली उठाएंगे कि यार तुमने गलत केस को ला 2 बेचारे गरीब बेगुनाह को फंसा दिया। तो पहले तो उन्होंने कोशिश की कि यार जो हो गया अब हो गया, वो जेल चलेगा, छोड़ो इस गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो। लेकिन बेंगलुरु की दूसरी पुलिस ने कहा नहीं, जब गवाह है और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये गलत है, आपको इस केस की री इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मांड्या पुलिस दबाव में आई, झुकना पड़ा और उसने कहा ठीक है। उसके बाद दोबारा जांच की, वेंकटेश और अर्पिता से उन्होंने पूछताछ की, वो सारे फ़ोन कॉल डिटेल्स, जौहरी की गवाही, ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो फिर ये हो गया कि यही दोनों असली कातिल हैं। पुलिस ने बेशक जो योगेश और सुजाता को पकड़ा था पहले डबल मर्डर केस के सिलसिले में, उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि ये मौका वारदात पर थे, घर के अंदर थे, कोई उंगलियों के निशान थे, कोई चीज़ नहीं, सिवाय इसके कि बस एक शक कि इनका झगड़ा हुआ था, धमकी दी थी इसलिए मार डाला। जबकि दूसरी तरफ वेंकटेश और अर्पिता के खिलाफ तमाम सबूत थे। आखिर में मांड्या पुलिस को झुकना पड़ा। री इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, अदालत में पेश किया, और उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पिछले कई महीनों से जेल में बंद, बिना किसी जुर्म के, बिना कोई कत्ल किए, एक हस्बैंड वाइफ योगेश गौड़ा और सुजाता उनकी पत्नी को रिहा करने का हुक्म दिया। योगेश और सुजाता अब रिहा हैं, उनके ऊपर से ये कलंक हट चुका है, कातिल होने का ठप्पा हट चुका है। और वेंकटेश और उसकी पत्नी अर्पिता, जिन्हें एक डबल मर्डर के लिए पकड़ा गया था, अब 2 डबल मर्डर के इल्ज़ाम उनके सर पर हैं। दोनों के खिलाफ अदालत में मुकदमा शुरू हो चुका है, लोअर कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है, आखिरी फैसला आना भी बाकी है। जब भी ये फैसला आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन इस केस में जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर पुलिस किसी केस की ईमानदारी से जांच करे तो न सिर्फ उस केस का एक अच्छा अंजाम होता है, इंसाफ मिलता है, बल्कि अगर किसी और केस में किसी बेगुनाह को फंसा दिया गया हो तो वो बरी भी हो सकता है। तो यहाँ एक डबल मर्डर केस की जांच ने एक दूसरे डबल मर्डर केस में पकड़े गए 2 लोगों को जेल से रिहाई दिला दी, इसलिए क्योंकि वो दोनों बेकसूर थे। तो एक कातिल ने असल में कहें तो जो काम पुलिस का था वो कातिल ने कर दिया, उसने बता दिया कि नहीं उस डबल मर्डर का भी गुनहगार मैं हूँ, वो दोनों बेकसूर हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूँ उससे पहले